नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों को देखेंगे। राष्ट्रपति की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को हम देख चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति की बाकी शक्तियों को देखेंगे, जिनमें शामिल है राजनयिक, सैन्य, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियाँ। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति की प्रमुख राजनयिक शक्तियों को अगर देखा जाए तो राजनयिक शक्तियों को कूटनीतिक शक्तियां भी कहा जाता है। तो अन्य देशों के साथ भारत का समव्यवहार राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, अर्थात भारत अपने पड़ोसी देशों या अन्य देशों के साथ जो भी संबंध बनाएगा उसमें मुख्यतः भारत के राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य देशों में भेजे जाने वाले राजदूत तथा उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अन्य देशों से भारत में नियुक्त होने वाले राजदूत तथा उच्चायुक्त अपना प्रत्यय पत्र, अपना इंट्रोडक्शन लेटर जिसे कहा जाता है, वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सारे अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां केवल राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। अर्थात भारत किसी भी देश के साथ अगर कोई संधि करेगा, करार करेगा, तो वह राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। लेकिन इन सारी राजनयिक शक्तियों, कूटनीतिक शक्तियों के बावजूद दरअसल राष्ट्रपति अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है और संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। इसलिए सारी शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से भारत का राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार हमने देखा कि युद्ध हो या संधियां हो, सभी भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। तो उसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्तियां प्राप्त हैं। भारत में किसी भी देश का जो राजदूत आएगा वो सबसे पहले किससे मिलेगा? भारत के राष्ट्रपति से। और हमारे यहाँ किसी राजदूत की नियुक्ति होगी तो वह राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो भारत का राष्ट्रपति एक तरह से प्रथम नागरिक है, अतः विदेशी संबंधों के मामले में राजनयिक शक्तियों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां। संघ के रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित ही होता है। भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों का प्रमुख होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है थल सेना है, वायु सेना है, तो और हमारी नेवी है। तो इस तरह से जो तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो रक्षा बलों का प्रमुख है, सर्वे सर्वा है, वो भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति में स्वयं में जो है निहित रक्षा बलों का समादेश उसी विधि के अनुसार प्रयुक्त करता है जिसे संसद निर्मित करे। तो राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां भी मुख्य हैं और रक्षा बलों का सारा समादेश जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। तो यह महत्वपूर्ण बात है जानना। अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए सैन्य बलों की नियुक्ति कौन करता है? तो स्टूडेंट्स लिख के आ जाते हैं प्रधानमंत्री करता है। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं करता, भारत का राष्ट्रपति करता है। और हालांकि संसद जो विधि निर्मित करे उस विधि के तहत ही वो अपने सैन्य शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी जो सारा ऑर्डर है, सारी जो कलम है, सारे जो आदेश है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे कि आपको जानना चाहिए। तीसरी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ये बहुत अहम है। राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है और समाधान करने की शक्ति प्राप्त है और उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भी प्राप्त है। ये तीनों ही शक्तियां राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के तहत आती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जिनसे परामर्श करना आवश्यक समझता हो।
मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो वह मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ज़रूर करेगा। 6 अक्टूबर 1993 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था और उस निर्णय में उसने ये कहा था कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही देश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को मानेगा। इस निर्णय को 1998 में प्रारंभिक की गई कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा राष्ट्रपति जो है वो उसकी नियुक्ति करता है और समय समय पर इसमें सुधार किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है, लेकिन पहले बीच में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी बनाया गया था, लेकिन 16 अक्टूबर 2015 को जो है उसे असंवैधानिक करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को और फिर से हमने कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया है। तो इस प्रकार कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार ही। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमा तथा कुछ मामलों में दंडादेश के लिए दंड जो दिया जाता है उसके निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। निलंबन क्या होता है? दंड को निलंबित कर दिया जाए, है ना। परिहार जो है उसकी प्रकृति बदल दी जाए, उसका लघुकरण कर दिया जाए, तो इस प्रकार उसे ये सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। मृत्यु दंडादेश के मामले में भी राष्ट्रपति को बहुत महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। वो क्षमादान दे सकता है। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति निर्बाध या असीमित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 72 और 161 के अधीन कार्यपालिका द्वारा क्षमादान की शक्ति इस्तेमाल किए जाने के लिए अनियंत्रित नहीं है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में, जिसमें कहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनर्वलोकन किया जा सकता है। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धर्म और जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता। न्यायालय समाधान की विधि मान्यता का परीक्षण कर सकती है। तो इस प्रकार जो है दया याचिका के बारे में भी 2014 में कुछ सूत्र निर्धारित किए गए थे। तो राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार दया याचिका की सुनवाई में देरी नहीं हो, इससे क्योंकि फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहा कैदी इससे कह सकता है भाई इसे उम्र कैद में तब्दील करो। तो इसलिए राष्ट्रपति के समक्ष जो प्रस्तुत की जाएगी जो भी क्षमादान की शक्ति, उसके बारे में प्रक्रिया को नियत किया गया है ताकि जो है उसमें ज़्यादा देरी नहीं हो। शीर्ष अदालत जो है वो दया याचिका में विलम्ब हो जाए तो वो इसके बारे में उसने प्रक्रिया जो है उसने निर्धारित की। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि या तथ्य का कोई सारवान प्रश्न उपस्थित है और व्यापक महत्व का है, तो उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, राय देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो है राष्ट्रपति उससे सलाह ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। इसी के साथ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। हम सभी जानते हैं कि 352 के तहत अनुच्छेद 356 के तहत जो और अनुच्छेद 360 के तहत देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो तो आपात घोषित किया जा सकता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तीनों ही तरह के आपातकाल को लगाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के पास सविवेकीय शक्तियां भी हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि लोकसभा में किसी भी पार्टी को जो है बहुमत न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और सत्तारूढ़ विधानमंडल पार्टी के नेता को चुनाव करने के लिए तत्काल बैठक न की जा रही हो, तो भी वह मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ मंत्री को या किसी अन्य व्यक्ति को जो है मंत्रिमंडल से बाहर भी हो और तो वह उसे प्रधानमंत्री बना सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो लोकसभा का विघटन कर सकता है। अगर सत्तारूढ़ दल को अविश्वास मत प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में भी उससे सविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए और पता भी है हमें
कि हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है। दरअसल ये सारी शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका, विधायी, कूटनीतिक और सैनिक, न्यायिक, इन सब शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। तो ये हमको जानना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके लिए, और आप राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रिपेयर कीजिए, और हम जब मिलेंगे तो इस पर फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और शक्ति दोनों ही पूछा जाता है। अब हमारा जो टॉपिक बच गया है वो है राष्ट्रपति की वास्तविक भूमिका, जिसको हम अगले टॉपिक में करेंगे। हाँ, अध्यादेश की शक्ति के बारे में भी अक्सर सवाल आते हैं, तो वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। न्यू टाइप में छोटे बड़े सवाल आते हैं, तो उसे भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।